नमस्कार, मेरा नाम पवन वर्मा है। कुलपति संतोष जी चौबे जी को मेरा नमन। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला मंच का हिस्सा हूँ। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला का जो ये विचार विमर्श का सालाना वार्षिक एक उत्सव होता है, वो भारतीय संस्कृति पर एक गहन विचार विमर्श का होता है और मैं इसके लिए रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत कम होती है और इन पर बातचीत होना आवश्यक है। हमारे सांस्कृतिक विरासत कुछ ऐसी है, आज के हालात कुछ ऐसे हैं और कल की उपलब्धियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि इन विषयों पर ख़ास तौर से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग माइंड्स हैं, उनको विचार करने की ज़रूरत है। आज का विषय है हमारे सामने हमारा भाषीय वैविध्य, हमारी ताकत। मैं कुछ विचार, कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी ताकत ही नहीं है, ये हमारी पहचान है। भारत में, विश्व में अगर आप देखें तो भारत में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ भाषाएं हैं। आकलन लगाया गया है कि 740 भाषाएं हैं। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें इससे ज़्यादा भाषाएं हैं, और आपको शायद सुन के अचरज होगा कि एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। वहाँ पर 840 भाषाएं। और वो भाषाएं कितनी समृद्ध हैं, वो डायलेक्ट के रूप में हैं, रोज़ के बोलने बालने वाली भाषाएं हैं कि उनका उसी तरह का एक अतीत है, ये तो कह नहीं सकते। बट वहाँ पर 840 भाषाएं हैं, पर विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं। 740 उनका नंबर है। अब ऐसा देश जहाँ इतनी भाषाएं अपने आप हजारों साल से उपजी हैं और जिनके विकास में वृद्धि हुई है, जो लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, उस देश में जो हमारी लिंग्विस्टिक हेरिटेज है ना, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। वैसे तो जब हमारा संविधान बन रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था कि क्या इस नए लोकतांत्रिक देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत से लोगों का विचार था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत से लोग इसके विरोध में भी थे और उसका एक कारण है।
हिंदी एक तुलनात्मक ढंग से देखें तो नई भाषा है, खड़ी बोली से उपजी है, संस्कृत में पैदा हुई है, मिली जुली भाषा है जिसमें अरबी और फारसी सब धाराएं मिलती हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा लोग इस देश में हिंदी बोलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय सेंसस है उसके हिसाब से हिंदी देश में सबसे बढ़ती हुई भाषा है, यानी उसको बोलना या सीखना या पढ़ना सबसे ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं। लगभग 44% लोग तो इस देश में उसको लिख, पढ़ और बोल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ समझने और बोलने तक सीमित रखें और उनको भी मिला लें इसमें, तो 57% लोग हिंदी बोलते हैं। तो जो लोग चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, उनके पीछे कुछ तर्क और तथ्य थे, पर फिर भी हमारे संविधान के रचनाकारों ने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। कुछ लोग उससे उदासीन आज भी हैं और कुछ लोग समझते हैं कि वह सही निर्णय था। उसका कारण ये है कि इस देश में संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को, उसमें हिंदी भी एक है, पर और बहुत सी भाषाएं हैं। और इन 22 भाषाओं में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, यानी जो बहुत पुरातन हैं, जिनकी लिपि पुरातन है, जिनका शब्दकोश असीम है, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस के दर्जे में डालकर, और वो भाषाएं हैं कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। और हमारे ही राष्ट्रीय सेंसस जो पिछली बार 2011 में हुआ था, उसके मुताबिक इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इनके अलावा 122 मेजर भाषाएं और लगभग 1600 डायलेक्ट्स हैं, जो कि इन्हीं भाषाओं से जुड़ते मिलते हैं, पर जगह के बदलने से उनमें कुछ तब्दीली आ जाती है, उनको डायलेक्ट्स कहते हैं। तो 1600 डायलेक्ट्स, 122 मेजर भाषाएं, 22 शेड्यूल्ड भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंकित हैं, और उनमें से कम आधी दर्जन क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक भाषा के चयन से ये जाहिर बात है कि कुछ विरोध भी अपेक्षित था। और एक नए लोकतंत्र में, जहां एकता पर, देश की अटूटता पर इतना तवज्जो था,
उसको इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि किसी एक भाषा को सब पर थोपने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हमारी भाषा ही इतनी विविध है। आप कभी तुलना करें, मैं मिसाल के रूप में आपको बता रहा हूं कि अफ्रीका जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ सब सहारन अफ्रीका यानी सहारा के नीचे कोई 55 के करीब देश हैं। एक ज़माने में मैं जब संयुक्त सचिव था विदेश मंत्रालय में और अफ्रीका को देखता था तो ये सारे देश मेरे डिपार्टमेंट में थे। इस बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में केवल एक ही देश है, एथियोपिया, जिसकी भाषा की अपनी लिपि है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो और मामलों में, विषयों में पिछड़े हुए थे। मैं सिर्फ भाषा के संदर्भ में कह रहा हूं कि एक तुलनात्मक नजरिए से आप देखें तब आप समझेंगे कि जो भारत में जो भाषीय वैविध्य है वो कितना विराट है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई भाषाएं तो इनमें हजारों साल पुरानी है। संस्कृत का उपज तो आप लोग जानते ही हैं। अब जो नए अनुसंधान हुए हैं तो ऋग्वेद का भी अब काल समय लगभग 4000 BCE हो गया है। पहले समझा जाता था 1500 BCE, यानी 6000 साल पुरानी भाषा है। पर कहा जाता है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और भाषाओं का तो मैंने जिक्र किया ही हो, चाहे वह बंगाली हो, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, इन सब भाषाओं की अपनी लिपि है, अपना बड़ा शब्दकोश है, अपने भाषाओं में बड़े साहित्य की रचनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषाएं हैं, वो विकसित भाषाएं। तो ये तो भारत की भाषीय विरासत है। अब सवाल उठता है कि क्या अब आजादी के 70 साल बाद ये भाषाएं हमारी ताकत हैं या कल को हमारी कमजोरी भी बन सकती है? मैंने एक भाषा का उल्लेख नहीं किया और वो है उर्दू। जितने लोग लगभग हिंदी बोलते हैं वो किसी न किसी प्रकार से उर्दू भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों गंगा जमुनी भाषाएं हैं। जैसे आज के विषय का शीर्षक आप ले लें, हमारी भाषीय वैविध्य, और उसके आगे लिखा है हमारी ताकत। ताकत उर्दू का शब्द है। हम रोज अपने बोलचाल में कोई ऐसा जुमला नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, गुलजार साहब कई दफे कहते हैं, जिसमें उर्दू के शब्द का प्रयोग ना हो। और उर्दू में भी अपनी लिपि है, बहुत ही उच्च स्तरीय साहित्य और शायरी है। और उससे जुड़ी हुई फारसी थी जो अब लुप्त हो गई है, पर एक ज़माने में
फारसी भी यहाँ एक प्रभावी भाषा थी। तो अब इन सब को लेकर के और आज देश में अलग अलग क्षेत्रीय और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या भाषा एक कारण बन सकती है कि इस देश को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के बजाय उसको अंदरूनी क्लेश के कारण से कमजोर करे? ये प्रश्न मैं इसलिए उठाता हूं कि इसका एक इतिहास है। आर्टिकल 343 में संविधान में ये लिखा गया था कि हिंदी आधिकारिक भाषा होगी और अंग्रेजी 1947 के बाद 15 साल तक आधिकारिक भाषा होगी। जब 15 साल खत्म होने को आए और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा दर्जा देने की मुहिम हुई, तो खास तौर से दक्षिण प्रदेशों में और भी प्रदेशों में विरोध हुआ। मैं समझता हूं वो प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, आत्मदाह किया। तो इसलिए सरकार ने, भारत सरकार ने उस समय अंग्रेजी को 15 साल के बजाय इनडेफिनिट समय के लिए लागू रहने की अनुमति दे दी, जब तक कि कोई ऐसा पार्लियामेंट एक्ट ना पास करे कि उसका ये स्टेटस समाप्त किया जा रहा है। तो अंग्रेजी भी है। ये जो भाषा के पीछे और जुड़े हुए जो अंदरूनी तनाव बढ़े, वो आज हमारे लिए एक चुनौती भी है, एक चेतावनी भी है कि भाषा एक ऐसा विषय है जिसको बड़े संवेदनशील ढंग से हमें अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। दो और सवाल उठते हैं। एक तो ये कि हाल में कुछ कोशिशें हुई हैं कि हिंदी को अब राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए या हिंदी में अधिक से अधिक देश का सरकारी स्तर पर काम हो। इसके विरोध में तुरंत दक्षिण भारत से, खास तौर से तमिलनाडु आदि, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विरोध हुआ। मेरा अपना यह मानना है कि हिंदी खुद ब खुद बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि अब 57% लोग तो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। और आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में देश के सबसे ज्यादा शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, जहां पर हिंदी सिखाई जा रही है। यानी कि लोग समझते हैं कि हिंदी को जानना रोजगार या और कारणों से जरूरी है। पर अफसोस की बात है कि उत्तर में हिंदी बोलने वाले कभी ये नहीं कोशिश करते कि हिंदी के अलावा हम तमिल सीखें,
हम कन्नड़ सीखें, हम तेलुगु समझें, हम मलयालम को सीखें। तो ये एक तरह की असमता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि किसी भी भाषा को थोपने से भाषा ताकत के बजाय कमजोरी हो सकती है, खास तौर से आज के हालात में। और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि तमिलनाडु के लोग जब बड़े गर्व से कहते हैं हम तमिल बोलते हैं, जो कि एक द्रविड़ियन भाषा है। बाकी भाषाएं संस्कृत से उन्होंने जन्म लिया है। द्रविडियन भाषा माना जाता है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरातन भाषा है। लगभग 100 मिलियन लोग उसको बोलते हैं। हर रोज तमिलनाडु में लगभग 1900 अखबार तमिल में रोज निकलते हैं। तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको जहां तक भाषा का सवाल है, इसका इलाज है हर भाषा को सम्मान देना, हर भाषा को रिस्पेक्ट देना। और ये मुझे अफसोस है कि हम अपनी ही भाषाओं को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं जो कि देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े भाषा के विद्वान अमेरिका के शेल्डन पॉलक, उन्होंने लिखा था, जो कि मैंने अपनी पुस्तक बिकमिंग इंडियन में, और जिसका हिंदी में भी अनुवाद होना है, भारतीयता की ओर, वो लिखते हैं कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं बट आसान है। द हाउस ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टडी इज नॉट ओनली बर्निंग, इट लाइज ऑलमोस्ट इन एशेस। यानी इन भाषाओं का अध्ययन लगभग राख हो चुका है। वो कहते हैं कि 1947 तक और उसके पहले सदियों तक हमारे पास ऐसे विद्वान थे भाषा में, फिलॉलजी में, जो कि दुनिया के किसी ऐसे एक्सपर्ट का मुकाबला कर सकते थे। और ये स्कॉलर्स, उन्होंने मौलिक काम किया कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, असमीज में, बंगला में, ब्रज भाषा में, गुजराती में, मराठी में, उड़िया में, फारसी में, प्राकृत, संस्कृति और उर्दू में। पर यह जरूरी है बात उनकी सुनना, और मैं फिर उनको कोट कर रहा हूं। Unfortunately, the last few decades have seen almost no work on this literary treasure. So much so that foreign universities, and Pollock cites the case of a leading university in America, failed to get a trained professor in Telugu who had a command over the entire classical Telugu tradition. And as a result, foreign universities are closing down their faculties in the great Indian languages.
उनका ये भी कहना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में आज कोई ठोस रिसर्च नहीं हो रही हमारी क्लासिकल भाषाओं पे, और वो ब्रज भाषा का एक उदाहरण देते हैं कि a vast number of ब्रज भाषा texts lie moldering in archives, संग्रहालय में पड़े हुए large quantities of manuscripts including divans of some of the great court poets of Mughal India remain unpublished and unread. तो मेरा ये कहना है कि अगर हम अपनी ही भाषाओं को निग्लेक्ट करें, उन पर जो शोध होना चाहिए, उन पर जो काम होना चाहिए वो न करें, तो ये इस भाषीय विरासत का हम किसी न किसी मायने में अवहेलना कर रहे हैं, उसका असम्मान कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक इसका कारण ये है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशवाद। देखिए, जो कॉलोनाइजर होता है ना, जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो उसका सबसे पहले लक्ष्य ये आपको फिजिकली हराना नहीं है, वो तो हो जाएगा, हुआ भी। उनका लक्ष्य है कि आपकी मानसिकता को कॉलोनाइज करना, और इस प्रोसेस में, ऐसे करने में सबसे पहली चीज वो आपसे भाषा ले लेते हैं। अंग्रेजों ने, मकौले का नाम आप जानते हैं, हमें अपनी भाषाओं से अलग करके अंग्रेजी से जोड़ा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वालों को ही रोजगार मिलते थे। उनके लिए भारत की जो ये भाषाई विविधता थी, वो एक समझिए एक अजीब शोरगुल था। उनका एक शब्द था टावर ऑफ बेबल, मतलब जहाँ अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोले जा रहे हैं और अंग्रेजी के आने से एक भाषा होगी देश में, पर वो हमारी भाषा है नहीं। आज उसका इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि वो एक वैश्विक भाषा है, पर बैडली स्पोकन इंग्लिश हमारे देश की लिंगुआ फ्रैंका या एक तरह से राष्ट्रीय भाषा तो नहीं हो सकती। और साथ साथ अंग्रेजी के वजह से हमारे अंदर अपनी भाषाओं के प्रति एक हीनता पैदा होने लगी। यानी आप किसी से शताब्दी में पूछे, सफर करते हुए प्रश्न हिंदी में, तो वो जवाब अंग्रेजी में देगा कि ये मत समझिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। जो अपनी भाषाओं के साथ एक हीनता जुड़ गई है, वो अब तक बहुत हद तक कम हुई है, पर अब तक गई नहीं है। और उसी का कारण ये है कि हम अपनी भाषी विरासत की उपेक्षा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर हैं वो देख रहे हैं। तो ये ताकत जो हमारी भाषाओं की है,
वो तब तक भी है जब उनको हम सम्मान दें। और मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ देता हूं, अगर हम अपनी भाषाओं को सम्मान देंगे तो भाषा के वजह से देश में तनाव नहीं होगा, क्योंकि हर नागरिक हर भाषा को इस देश का अंग मानेगा, इस देश के को गर्व देने वाला एक हिस्सा होगा। पर अब इस पूरी विरासत पर एक तरह से अंग्रेजी छाई हुई है, थोड़ा कम हो रही है, और भाषाओं में फिर से वो आत्मविश्वास आ गया है। लोग पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं। पर मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, जैसे उनका एक मजाकिया मिजाज था, उन्होंने कहा कि ये मिथ्या है कि अंग्रेज भारत छोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन के वजह से चले गए। असल कारण तो ये था कि अब उनसे और नहीं देखा जा रहा था अंग्रेजी का खुलेआम कत्ल होते हुए, वो चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।